इतिहास के विद्वानों का मत है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का संबंध वेदों पुराणों से है। अगर लिखित इतिहास की बात की जाए तो हरियाणा शब्द मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में गढ़े गए शिलालेखों में साफ देखा जा सकता है। मुगलिया हुकूमत के दौर में हरियाणा संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा। 1857 के गदर में हरियाणा की भूमिका को देखते हुए बरतानिया हुकूमत ने हरियाणा को संयुक्त प्रांत से तोड़कर पंजाब से जोड़ दिया और तब से लेकर 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। क्या थी इसके पीछे के संघर्ष की कहानी? क्या था हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट में जिसने सबको चौंका दिया और हरियाणा को राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया? कौन सी ऐसी शक्तियां थी जो हरियाणा को राज्य नहीं बनने देना चाहती थी? नमस्कार, मैं हूं सोमवीर और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हरियाणा बनने के पीछे की मुकम्मल कहानी। इसकी शुरुआत होती है जब पंजाब धड़े के अकाली नेता मास्टर तारा सिंह आज़ादी के बाद लंबे समय से भाषा और धर्म के आधार पर सिखों के लिए अलग पंजाब सूबे की मांग कर रहे थे, मगर पंजाबी भाषी क्षेत्र में उन्हें सभी जातियों का समर्थन प्राप्त नहीं होने के चलते केंद्र की नेहरू सरकार ने उनकी मांगों लगातार अनदेखा किया। 1952 के चुनाव में मास्टर तारा सिंह की मांग को झटका तब लगा जब विधानसभा चुनाव में पंजाबी भाषी क्षेत्र की 126 विधानसभा सीटों में मास्टर जी की पार्टी सिर्फ 14 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। मगर मास्टर जी ने हार नहीं मानी और आंदोलन जारी रखा। पहली बार भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश आज़ाद भारत का भाषी आधार पर पहला राज्य बना। 15 दिसंबर 1952 में 58 दिन के लंबे संघर्ष के बाद पोटी श्री रमलू नामक एक सत्याग्रही की जान चली गई और पूरे आंध्र प्रदेश में हिंसा की आग धधक उठी। आंध्रवासियों ने सरकारी कार्यालयों पर हमले करने शुरू कर दिए और 2 दिन में ही केंद्र की नेहरू सरकार को झुकना पड़ा और वहीं से मिली मास्टर तारा सिंह को एक नई उम्मीद की किरण। 1956 आते आते देश के कई राज्यों को भाषाई आधार पर आधिकारिक राज्य का दर्जा मिल चुका था। सिखों में इसको लेकर काफ़ी असंतुष्टि फैलने लगी। 1956 में ज्ञानी करतार सिंह ने नेहरू सरकार पर कटु टिप्पणी करते हुए लिखा, देश के संविधान में 14 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, जिसमें से 13 को राज्य बना दिया गया है। आप सिखों की वफादारी पर संदेह करते हैं, इसीलिए आपने अभी तक भाषा के आधार पर पंजाब को राज्य नहीं बनाया है। 1960 आते आते अकालियों का आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। संयुक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने आंदोलन को दबाने के लिए मास्टर तारा सिंह समेत सैकड़ों अकालियों को जेल में डाल दिया। मगर अब ये आंदोलन एक नया रूप ले चुका था। ये पंजाबी सूबे का आंदोलन अब जन आंदोलन में तब्दील हो चुका था। अक्टूबर 1960 में संत फतेह सिंह ने नेहरू को सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पत्र लिखा, मगर प्रधानमंत्री नेहरू ने अलग सूबे की मांग को सिरे से नकार दिया और
18 दिसंबर 1960 को संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इसके बाद नेहरू सरकार सत्ते में आई और प्रधानमंत्री नेहरू ने 23 दिसंबर को दिल्ली की एक जनसभा को संबोधित करते हुए संत फतेह सिंह से अनशन खत्म करने की मांग की और वार्तालाप के लिए न्योता दिया, मगर संत अपनी मांग पर अड़े रहे। नेहरू ने 6 जनवरी 1961 को एक बार फिर भावनगर की एक जनसभा में बोलते हुए सिखों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारा और फिर संत से अनशन खत्म करने की मांग की। इस बार नेहरू की अपील का असर संत फतेह सिंह पर हुआ और संत फतेह सिंह ने 8 फरवरी को अनशन खत्म कर नेहरू से मुलाकात की। नेहरू ने पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने पर हामी भरी, मगर सिखों के अलग सूबे की मांग को फिर नकार दिया। अब दूसरी तरफ मास्टर तारा सिंह सिखों के साथ हो रहे भेदभाव का हवाला देते हुए 15 अगस्त 1961 को एक बार फिर सिखों के पवित्र शहर अमृतसर से आमरण अनशन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1961 को नेहरू ने संसद भवन से बोलते हुए सिखों पर हो रहे भेदभाव की जांच के लिए हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दिए। इसके बाद मास्टर तारा सिंह ने 48 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। पूर्व न्यायाधीश SR दास की अध्यक्षता में सिखों पर हो रहे भेदभाव के दावे की सच्चाई को जांचने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया। 9 फरवरी 1961 को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमीशन ने सिखों पर हो रहे भेदभाव के दावे को सिरे से नकार दिया और कुछ समय के लिए अकालियों की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। दूसरी तरफ दक्षिणी पंजाब यानी कि वर्तमान के हरियाणा में भी अलग संस्कृति और हिंदी भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर हरियाणा लोक समिति के कद्दावर नेता और संयुक्त पंजाब सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके प्रोफेसर शेर सिंह लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और देवीलाल और लहरी सिंह के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। हरियाणा की 54 विधानसभा सीटों में से 23 पर गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। हालांकि प्रोफेसर शेर सिंह झज्जर विधानसभा से कांग्रेस के मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा से 1282 वोटों से हार गए। वहीं कांग्रेस पार्टी से टिकट काट दिए जाने के बाद देवीलाल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फतेहाबाद से चुनाव लड़े और लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी। हरियाणा क्षेत्र की 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर पाई। कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति न होने के बावजूद भी जनसंघ ने इस लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज की। जनसंघ के कद्दावर नेता लहरी सिंह रोहतक से जीतकर लोकसभा पहुंचे। हरियाणा प्रदेश की जनता अपना संदेश साफ कर चुकी थी कि वो अब अधिक समय पंजाब के साथ नहीं रहना चाहते। 1962 में चीन से युद्ध के चलते और फिर 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री नेहरू के गुजर जाने के बाद पंजाब हरियाणा समस्या को कुछ समय के लिए हाशिए पर धकेल दिया गया। लेकिन मुद्दे में एक बार फिर जान जब आई जब अक्टूबर 1964 में हरियाणा क्षेत्र के 49 विधायकों ने मिलकर विधानसभा में एक ज्ञापन सौंपा। क्या था इस ज्ञापन में? इस ज्ञापन में हरियाणा के साथ हो रहे भेदभाव और अनदेखी का जिक्र किया गया था। पंजाब सरकार सत्ते में आई और श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में मार्च 1965 में हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया
1966 की शुरुआत में कमेटी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी। क्या था इस रिपोर्ट में, जिसने हरियाणा बनने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हरियाणा के साथ हो रहे भेदभाव को साफ तौर पर देखा जा सकता था। पंजाब सिविल सर्विस में जहां 309 अधिकारियों में से हरियाणा क्षेत्र के मात्र 20 अधिकारी सेवा में थे। सचिव, सह सचिव, उप सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हरियाणा के मात्र 4 अधिकारी ही जगह बना सके। वहीं पंजाब के 105 अधिकारी इन पदों पर तैनात थे। उच्च न्यायालय में पंजाब के 14 जजों के मुकाबले हरियाणा के मात्र 2 जज कार्यरत थे। पुलिस महकमे ने हरियाणा क्षेत्र की मौजूदगी लगभग न के समान थी। 484 गजटेड अधिकारियों में से हरियाणा के मात्र 24 अधिकारी थे। रिपोर्ट में पाया गया विकास के मामले में भी हरियाणा क्षेत्र पंजाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। जहां पंजाबी भाषी क्षेत्र के 29% हिस्सों को बिजली से जोड़ा गया था, वहीं हरियाणा के मात्र 18% हिस्सों तक बिजली पहुंची थी। सिंचाई विभाग की बात करें तो सिंचाई विभाग का हाल उससे भी बदतर था। पंजाबी भाषी क्षेत्र के मुकाबले हरियाणा में मात्र 1/4 हिस्से तक पानी पहुंचा था। अब भारत सरकार हर हाल में हरियाणा पंजाब समस्या का हल निकालना चाहती थी। 1965 के पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय समिति का गठन किया, जिसका नाम था हुकुम सिंह समिति। लोकसभा स्पीकर हुकुम सिंह और हरियाणा क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर जनसंघ के चौधरी लहरी सिंह और बंसीलाल शामिल थे। चौधरी बंसीलाल ने इस समिति में कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए हरियाणा जैसे छोटे राज्य के गठन के विरुद्ध अपनी राय दी। लहरी ने मजबूती के साथ अपनी हरियाणा की आवाम की आवाज़ को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर हरियाणा के पक्ष में राय दी। दरअसल जनसंघ हरियाणा की जगह महापंजाब बनाने के पक्ष में था। जब जनसंघ के केंद्रीय नेतृत्व ने लहरी सिंह को तलब किया तो लहरी सिंह ने बड़े ठाठी लहजे में कह दिया कि मैं आपके दिए के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जरूर लड़ा था, मगर उस दिए में तेल मेरा अपना था। दूसरी तरफ अकालियों की मंशा थी कि रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ जैसे सिख रहित जिलों को उत्तर प्रदेश या राजस्थान से जोड़ दिया जाए और शेष क्षेत्र को पंजाबी भाषी राज्य में तब्दील कर दिया जाए। मगर हरियाणा के नेताओं के संघर्ष के आगे अकालियों और जनसंघ के नेताओं को झुकना पड़ा और अकाली दल के अध्यक्ष संत फतेह सिंह की अध्यक्षता में एक अंतिम बैठक हुई, जिसमें हरियाणा पंजाब के बनने का फैसला लिया गया। हरियाणा की तरफ से इस बैठक में चौधरी देवीलाल, चौधरी रणबीर सिंह, बाबू आनंद स्वरूप, लाला रामशरण चंद मित्तल और प्रोफेसर शेर सिंह ने हिस्सा लिया। बैठक में संयुक्त तौर पर पंजाब को चीर कर 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया गया और फिर भारत सरकार ने बैठक में हुए समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए शाह आयोग का गठन किया और 1 नवंबर 1966 को वो दिन आया जब हरियाणा देश का 17वां राज्य बनाया गया। हालांकि उसके बाद संत फतेह सिंह और मास्टर तारा सिंह इस बात पर राजी नहीं हुए और चंडीगढ़ की मांग को लेकर के अनशन पर चले गए। लेकिन चंडीगढ़ का किस्सा किसी और रोज। अब लौटते हैं हरियाणा पर। हरियाणा बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होने के चलते 62 विधायकों वाले हरियाणा में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने प्रोफेसर शेर सिंह को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे पंडित भगवत दयाल शर्मा, और यहीं से शुरू हुआ जाति, सत्ता और धन के आधार की राजनीति का खेल। फिर हरियाणा ने देश को दिया आया राम गया राम की राजनीति का जुमला। अगले अध्याय में आपको बताएंगे कैसे जाट नेताओं ने मिलकर राव वीरेंद्र सिंह को हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाया और किसने बंसीलाल को विधानसभा न पहुंचने देने के लिए बाथरूम में बंद कर दिया। इसी प्रकार की दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल द पंचायत टीवी के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी प्रकार के दिलचस्प किस्से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट panchayat.in पर विजिट करें।